एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का चौथा चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। हम जब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग-अलग पैमाने में खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किए गए हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और एक होता है थीमेटिक मानचित्र, वो भी दिया गया होगा। देखिए, भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्च वाचन मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगर, शहर तथा गांव एवं विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। देखिए, थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। देखिए, पहला घटक दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे कितनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी की व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल या वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाए गए दूरी के बीच की अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसमें मानचित्र 2 सेंटीमीटर मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेमी स्थल को 5 किमी को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। अगर आपको पैमाने की अगर जानकारी है तो आप
मानचित्र की सहायता से जगह की दूरी की पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेमी स्थल को 500 किमी की दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी की मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए मानचित्र है दिशा, दूसरा है दिशा। अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का दिशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसके उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4.2 में 4 प्रमुख दिशाएं उत्तर दक्षिण पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। प्रधान दिग्बिंदु उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच को उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम के बीच की दूरी को उत्तर पश्चिम और पश्चिम दक्षिण बीच की दूरी को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब बीच की दूरी को दक्षिण पूरब कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं होती हैं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इस बीच वाले दिशाओं को मदद से किसी भी स्थान को सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से विभिन्न दिशाओं को पता लगाएं। विकास के घर को सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों की से विद्यालयों की दिशा। यहाँ देखिए ये जो है इसमें विकास के घर, शीला के घर, करीम के घर, फौलदार विद्यालय, इसका दूरी ज्ञात कर सकते हैं मीटर पैमाने और मीटर से। हम द्विसूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा को पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक किसी भी मानचित्र की तीसरा प्रमुख घटक किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए निश्चित अक्षरों, छायाओं और रंग चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी ऐसे दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते तो आप इन चित्रों को सहायता से जानकारी ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की विश्व व्यापारी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोगों के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाया गया था। विभिन्न रंगों के उपयोग भी इसी उद्देश्यों से किया जाता है। उदाहरण के लिए सम्मान नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा
रंग पर्वतों और पीला रंग पठारों एवं हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित न होकर यादर्श या अस्थायी प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी-कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन को आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान में सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आप मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका। एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया गया है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिससे खाका कहा जाता है। कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन-कौन होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। लिखने वाले लिख सकते हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु कौन है? दूसरा है प्रधान दिग्बिंदु कौन है? 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। प्रधान दिग्बिंदु किसको कहते हैं? 4 जो दिशा हैं उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। तीसरा है मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? 5 सेमी स्थान के 500 किलोमीटर को दर्शाने वाले को पैमाने को जानकारी मिलता है। मानचित्र के पैमाने से ज्ञात होता है कि किसी चीज को अगर दूरी को जानना चाहते हैं तो पैमाने से जान सकते हैं। चौथा है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता होते हैं क्योंकि पूरा पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए ग्लोब का जरूरी होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्योंकि पूरा पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए ग्लोब की जरूरत होता है, लेकिन किसी क्षेत्र या स्थान को अध्ययन करने के लिए मानचित्र की जरूरत होते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच का अंतर क्या है? छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। ठीक है। कौन सी मानचित्र विस्तृत जानकारी प्राप्त करती हैं? बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्र को अध्ययन की सहायता करता है? किसी भी मानचित्र को वास्तविक आकार एवं प्रकार के अध्ययन के लिए प्रतीक की जरूरत होते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ सही और गलत वाला है, उसको देख लेते हैं एक नजर। कह रहा वृक्षों को वितरण के दिशा वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? इसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? जलाशय को दिखाने के लिए। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए। पैमाने की आवश्यक होती है। पैमाने की आवश्यक होती है रेखाचित्र के लिए, प्रतीक के लिए, प्रतीक के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी त्रुटि लगे तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।